हाँ तो दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे और जिसके अंतर्गत अपन ने इससे पहले वाली क्लास के अंदर देखा है आपके कौन सा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दक्षिणी घाट, पूर्वी घाट, इन सब की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे आपके भारत के प्रमुख पठार कौन से। उससे पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भारत के अंदर जो प्रमुख पठार है उनकी स्थितियाँ कहाँ कहाँ पर रहती है। भारत में अगर आप देखने जाओ तो कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं पठार। तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहां देखो एक पर्वत श्रृंखला रह जाती है जिसको बोलते हैं आपके अरावली, और इधर एक पर्वत श्रृंखला रह जाती है कौन सी, इधर ये इस टाइप में अरावली पर्वत श्रृंखला है और इधर ये रह जाती है आपकी कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ऐसे करके रह जाती है। इनके बीच में अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में अगर कोई रह जाता है पठार तो उस पठार का नाम क्या होगा आप बताइए। ये है आपके अरावली, ये है आपके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो पहला पठार रह जाता है उस पठार को बोला जाता है मालवा का पठार। कौन सा पठार रह जाता है, मालवा का पठार। फिर जो पठार रह जाता है उसको बोलते हैं आपके बुंदेलखंड का पठार। फिर हो जाता है आपके बघेलखंड का पठार। यहाँ पड़ जाता है आपके छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पड़ जाता है, यहाँ इसको बोलते हैं दंडकारण्य पठार। छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, और ये वाला जो पूरा हिस्सा रह जाता है, एक मिनट, ये हो जाता है आपके, और इस वाले पठार को बोलते हैं, जो यहाँ रह जाता है इसको बोलते हैं आपके छोटा नागपुर का पठार। यहाँ आपके एक पठार रह जाता है जिसको बोला जाता है दंडकारण्य पठार, और यहाँ जो आपके दक्षिण में एक पठार रह जाता है, इस पठार का नाम क्या रहेगा भाई, इस पठार को आप बोलते हैं कौन सा पठार, दक्कन का पठार बोलते हैं। यहाँ मेघालय के अंदर भी एक पठार रह जाता है, इसका भी एक नाम है, उसको क्या बोला जाता है, तो शिलोंग का पठार या मेघालय मिकिर पठार बोलते हैं। तो इस वाले पठार का जो नाम है, इस पठार को बोलते हैं मालवा का पठार, मालवा का पठार बोलते हैं। ये वाला जो पठार रह जाता है जिसमें आपको ये वाली स्थितियां देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार ये रह जाता है। फिर जो इसके पास में एक और पड़ता है, इसको कौन सा पठार बोलते हैं, तो इसी को बोला जाता है आपके बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार बोलते हैं। फिर इधर ये जो पठार रह जाता है, इस पठार का नाम है मेघालय का पठार। देखो मेघालय के पठार के नाम से ये कम ही जाना जाता है, इसको बोलते हैं शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार। इसी को बोला जाता है कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग का पठार बोला जाता है। ठीक है, इस वाले पठार को बोलते हैं आपके छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। और ये जो आपको छोटा सा पठार देखने को मिलता है इसको बोलते हैं दंडकारण्य, दंडकारण्य पठार बोला जाता है। और ये जो बड़ा हिस्सा देखने को मिलता है ना, ये जो बड़ा हिस्सा देखने को मिलता है जो पूरे साउथ इंडिया को कवर करता है, इसका क्या नाम पड़ता है, तो इसका एक नाम पड़ता है, इसको बोला जाता है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। फिर हम जब इनके अंदर विशेषतापूर्ण बातें करेंगे तब हम कहेंगे कि दक्कन का पठार 3 भागों में विभाजित है। एक पढ़ते हैं कि हम
ये पढ़ते हैं महाराष्ट्र का पठार, एक हम यही पढ़ते हैं कि ये है तेलंगाना का पठार, एक हम इसी को पढ़ते हैं आपके कौन सा पठार, कर्नाटक का पठार। कौन सा पठार पढ़ लेंगे, इसी को पढ़ लेंगे अपन, कर्नाटक का पठार, केटी का पठार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये है आपके भारत के प्रमुख पठार। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, भारत के प्रमुख पठार पढ़ रहे हैं हम। पहले केवल मैप के अंदर इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का, फिर बघेलखंड का पठार। ये ऐसे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला चलती है, ऐसे ये पूरी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला चलती है। तो वैसे तो देखा जाए तो ये पूरा मालवा का पठार ही कहलाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड ये थोड़े से क्षेत्र में अलग रह जाते हैं इसलिए बढ़ते हैं। अगर आप मेरे से पूछें कि आप इस मालवा के पठार को किस रूप में बांटोगे, तो हम एक तो इसको बोल देते हैं कि ये तो हडोती का पठार है, एक ग्वालियर का पठार है, एक मालवा का पठार बोल देते हैं, कभी इसको इंदौर का पठार भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम इनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये पठार पढ़ेंगे पूरे, इसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। मालवा का पठार पूर्णतः लगभग एमपी में मिलेगा आपको और थोड़ा सा राजस्थान की सीमा पर मिलेगा। बुंदेलखंड का पठार यूपी और एमपी दोनों की सीमा पर मिलेगा। बघेलखंड का पठार पूर्णतः आपको यूपी में मिलेगा और थोड़ा बहुत जो है वो आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर का पठार आपको देखने को मिलेगा आपके छत्तीसगढ़ और झारखंड में, और दंडकारण्य पठार मिलेगा छत्तीसगढ़ में। दक्कन का पठार मिलता है आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक इन वाले क्षेत्रों के अंदर, और कार्बी एंग्लों का पठार मिलता है आपको मेघालय के अंदर। ठीक है, तो आप बढ़िया से इसको बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे प्रमुख पठार की, तो सबसे पहले हम पठार पढ़ेंगे, उसका नाम है आपके शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार, शिलोंग के पठार का ही कोई और नाम है, इसी का नाम है कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग का पठार एक तो ये पड़ जाता है, क्या इसी के कोई और नाम है क्या, इसी को बोला जाता है मेघालय मिकिर पठार। मेघालय मिकिर पठार बोलते हैं इसी को। तो ये इनके इतने सारे नाम पड़ते हैं भाई, ये कैसे हैं क्या है, अगर उनकी बात करी जाए तो जैसे ये अपने पड़ जाता है प्रायद्वीपीय पठार, और ये इधर पड़ जाता है आपके कौन सा, मेघालय का पठार। ये मेघालय मिकिर पठार बोल देते हैं। और यहाँ अगर हम बात करें कि ये मेघालय पठार है और ये है आपके प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो बीच में जो जगह रह गई है ना, इसको बोला जाता है, इधर एक पर्वत चोटी पड़ती है और इधर आप पर्वत चोटियां जानते हैं, हमने खूब सारी पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी, एक हमने बात की थी कि ये गारो, फिर खासी, फिर ये जयंतिया और फिर ये मिकिर आगे बढ़ती रहती है। कौन सी है, ये है गारो, खासी, जयंतिया, और इसके बाद में जो सेकंड आगे स्टार्ट होती है उसको बोला जाता है मिकिर। इसलिए हम कहते हैं कि मेघालय से लेकर के मिकिर की जो पर्वत चोटियां पड़ती है, जहां तक ये जा सकता है, उसको बोला जाता है मेघालय मिकिर का पठार। इधर यहाँ पर जो पर्वत चोटी रह जाती है, आपने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे लास्ट चोटी पढ़ी थी राजमहल, तो ये पर्वत चोटी कौन सी, राजमहल। तो राजमहल और गारो के बीच में ये गैप रह गया, जिसके अंदर आपके बसा हुआ है कौन सा, बांग्लादेश पूरा का पूरा। इसको बोला जाता है आपके, एक गैप का नाम दिया जाता है राजमहल गारो गैप, कि भाई ये राजमहल और गारो के बीच में गैप पड़ा हुआ है, इसको बोला जाता है राजमहल गारो गैप बोलते हैं। इसी को बोला जाता है मालदा गैप। ठीक है, तो ये जहां पर बांग्लादेश स्थित है उनकी बात की जाती है। अगर हम थोड़ी सी और बात करें, प्रायद्वीपीय पठार
कि हम और भी बात करेंगे, मेघालय से लेकर मिकिर तक की बात करते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर इस पठार की बात करने जा रहे हैं कि यहाँ किस किस प्रकार की पर्वत चोटियां देखने को मिलती है, यहाँ चट्टानें क्या है, यहाँ खनिज किस प्रकार से मिलते हैं। हम जब खनिज पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे जहां जहां चट्टानें पाई जाती है केवल वहीं वहीं खनिज मिलते हैं। तो खनिज होने के लिए चट्टानें होना जरूरी है, और चट्टानें होने के लिए पठार या पर्वत होने जरूरी है। ठीक है, तो ज्यादातर चट्टानें जो खनिज है वो पठार से ही मिलते हैं। ठीक है, पठार जो है वो लावा उद्गार से बनते हैं भाई, पठार ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाते। शिलोंग का जो पठार है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। इसलिए यहाँ आपको देखने को मिलता है चूना पत्थर के साथ साथ में आपको कोयले भी देखने को मिलते हैं। आर्कियन क्रम से है इसलिए यहाँ आपको चूना पत्थर व कोयला देखने को मिलते हैं। कोयले के क्या मिलेंगे, अथाह भंडार मिल जाएंगे आपको। ठीक है, किस में, मेघालय पठार के अंदर या शिलोंग पठार के अंदर। यहां अगर आपसे पूछा जाए इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, किसकी, मेघालय मिकिर पठार की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी, तो हम इसके लिए बोलते हैं यह है नोक्रेक। नोक्रेक जो है वो इस पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है। अगर हम बात करें कि नोक्रेक पड़ता कहां पर है, तो नोक्रेक यहां पड़ता है भाई, यहां गारो पहाड़ियों पर पड़ता है। ठीक है, गारो पहाड़ियों में पड़ता है। गारो पहाड़ियों में देखने को मिलता है। यह जगह है आपके मेघालय के अंदर, और नोक्रेक जो है वो खुद एक जैव संरक्षित क्षेत्र है, जैव संरक्षित क्षेत्र। अगर हम बात करें कि पूरे भारत की अगर सबसे ज्यादा कहीं बरसात होती है तो वो कहां पर होती है, तो एक जगह यहां पर मिलती है चेरापूंजी, एक और जगह मिलती है मौसिनराम। तो पहले तो हाईएस्ट जो है वो मौसिनराम चेरापूंजी के अंदर ही आपको देखने को मिलती थी, लेकिन एक दो बार हमने मौसिनराम के अंदर भी जो है वर्षा ज्यादा अधिक संख्या में देख ली। सेमी के अंदर 1141 सेमी वर्षा हो गई थी, इसलिए तब से लेकर आज तक ये भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मौसिनराम रहता है। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। देखो हम अगर भारत की बात करें तो भी यही है भाई, लेकिन अगर हम विश्व की बात करें, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो इनका नाम आता है मौसिनराम। ये मौसिनराम कहाँ पड़ता है, देखो जब हमने विश्व की बात कर ली तो जाहिर सी बात है कि इसमें भारत भी शामिल है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, यही मौसिनराम हो जाएगा। और मौसिनराम जो है वो खासी पहाड़ियों पर पड़ता है। ठीक है, खासी पहाड़ियों पर है और ये मेघालय में पड़ता है। और यहां जो वर्षा नोट की गई है वो 1141 सेमी वर्षा नोट की गई है। वर्षा होती है या हुई है की बात करते हैं। ठीक है, 1141 की बात की जाती है। अच्छा, कोई अगर पूछ ले कि पूरे विश्व में इतनी तेज वर्षा, वो भी यहाँ पर, इतना क्या कारण, जबकि ये कोई वर्षा ऊंचा वाला स्थान तो है नहीं, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इनको खास बनाता है ये वाली पहाड़ियां। कौन सी, ये गारो पहाड़ियां। ये जो गारो पहाड़ियां हैं वो कुछ इस प्रकार की आकृति में है। फिर ये खासी पहाड़ियां कुछ इस प्रकार की आकृति में रहती है। फिर ये जयंतिया पहाड़ियां जो है वो गारो खासी जयंतियां कुछ इस प्रकार से रह जाती है। ठीक है, तो ये जब कुछ इस प्रकार से रह जाती है और जब मानसून आता है
जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो ये कुछ इस प्रकार से चलते हैं। तो मानसून को सबसे ज्यादा कहीं रोक लिया जाता है तो ये इन खासी पहाड़ियों के अंदर रोक लिया जाता है, क्योंकि सब जगह तो चलता ही रहता है। ये जो मानसून है इनको रोक लिया जाता है, क्योंकि ये जब अधिक तीव्र गति से चलता है तो ये जो गारो खासी जयंतियां आपको दिख रही है, गारो खासी और जयंतियां, इनको बोला जाता है, ये कीप नुमा है भाई, कीप नुमा पहाड़ियां। कीप नुमा पहाड़ियां होने के कारण पूरे के पूरे मानसून को ये रोकने की क्षमता रखते हैं, इसलिए यहां मानसून सबसे ज्यादा समय तक ठहरता है, इसलिए बादल ज्यादा बनते हैं। और बादल ज्यादा बनते हैं इसीलिए शिवा प्रसाद चटर्जी ने इनके लिए एक नाम दिया था, है ना। और वो नाम क्या दिया था कि ये जो मेघालय है ना वो यहाँ बादल बनते ही रहते हैं, बादलों का घर बन गया, ये तो बादलों ने अपना घर बना लिया। तो बादल को बोलते हैं मेघ और घर को बोलते हैं आले, इसलिए उन्होंने नाम इस जगह का क्या रख दिया था, मेघालय। ये एकमात्र है पूर्वोत्तर राज्यों में जिसका नाम जनजातियों के आधार पर नहीं है, बाकी सारी जो नाम है वो जनजातियों के आधार पर रखे गए। ठीक है, तो ये कारण है कि जहां पर सबसे अधिक बरसात होती है। आप इनको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो हम बात कर रहे थे पठार की, तो हमने अभी तक एक शिलोंग का पठार पढ़ा है। नंबर 2 मालवा के पठार की बात करते हैं। मालवा का पठार, इनके बारे में बात करते हैं। मालवा का पठार कैसे क्या है, तो मालवा के पठार के बारे में कहते हैं कि इसके उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला चलती है जिसका नाम है अरावली, इनके दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला चलती है जिसका नाम है विंध्याचल। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है आपको। अगर ये मैं पूरा मालवा का पठार बनाने की कोशिश करूं जिसके समांतर, जिसके ऐसे दक्षिण में तो एक पर्वत श्रृंखला चलती है जो लंबी रूप में चलती रहती है, इसका नाम है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और इधर एक पर्वत श्रृंखला चलती रहती है और इस वाली पर्वत श्रृंखला का भी कुछ नाम है और इसका नाम क्या है आपके, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला नाम रहता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रह जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इस पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला चलती है, तो वो है विंध्याचल। और इनके दक्षिण में, सॉरी उत्तर में, देखो मालवा के पठार के उत्तर में अगर कोई पर्वत श्रृंखला चलती है तो उसका नाम है अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला। एवं इनके दक्षिण में कोई पर्वत श्रृंखला चलती है तो उसका नाम है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला चलती है। अगर हम बात करें कि मालवा के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है, मालवा के पठार की प्रमुख नदी, तो प्रमुख नदी का नाम आता है चंबल, चंबल नदी। चंबल नदी पूरे भारत में फेमस है। क्यों? चंबल नदी जानी जाती है उत्खात स्थलाकृति के लिए, ऐसे उबड़ खाबड़ स्थल आकृति बना लेती है। ठीक है, इसलिए ये जानी जाती है। अगर हम बात करें कि चंबल नदी को क्यों जाना जाता है, तो चंबल नदी को ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है भाई, भारत में प्रसिद्ध है। किस कारण? एक तो ये जानी जाती है बीहड़ के लिए, और बीहड़ नहीं कहते तो आप इसको बोल सकते हैं उत्खात स्थल आकृति, स्थल आकृति के लिए जानी जाती है। ठीक है, अवनालिका अपर्दन करती रहती है और उनके सारे जो बनते रहते हैं उन सब में क्या करती है, ये मिट्टी के अंदर स्थल की आकृति बना लेती है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, इस टाइप से। देखो अगर हम बात करें मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उस पर्वत चोटी का नाम मिलता है सिगार, सिगार चोटी नाम मिलता है भाई।
कोई कहते हैं कि ये 454 के करीब 454 मीटर के करीब ऊंची है। ठीक है, तो थोड़ा डाटा जो है वो अपने आप से भी देख लेना, इसमें ऊपर नीचे होता ही रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर और बढ़े आगे तो मालवा के पठार की मुख्य नदी होगी चंबल, सिगार चोटी होगी। अब अगर हम बात करें मालवा का प्रादेशिक विभाजन, अगर हम प्रादेशिक विभाजन की बात करें कि इसमें आपको कौन से पठार देखने को मिलते हैं, उनकी बात करते हैं। देखो प्रादेशिक विभाजन यहाँ देखते हैं, ये पूरा मालवा का पठार है। मालवा के पठार में ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इस वाले पूरे क्षेत्र को एक पठार का नाम देते हैं। एक ये वाला जो पठार है, ये नीचे एक पठार रह जाता है, इधर ये एक पठार रह जाता है और इधर ये एक पठार रह जाता है। ठीक है, ऐसे करके टोटल 5 पठार बनते हैं। उसमें से हमने जो मालवा का पठार बात किया था वो सारे इसी में आ जाते हैं। कौन से में आ जाते हैं? एक आ जाता है देखो हाड़ौती का पठार, हाड़ौती बोल दो, हाड़ौती बोल दो, जो अपने राजस्थान से टच होता है वही बड़ा है। फिर एक अपने नीचे रह जाता है ग्वालियर और इंदौर, है ना, तो इसको बोलते हैं ग्वालियर का पठार। यहाँ एक पठार रह जाता है जिसको बोलते हैं रुहेलखंड, रुहेलखंड का पठार रह जाता है। इधर रह जाता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार रह जाता है। और लास्ट रह जाता है आपके कौन सा? बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार रह जाता है। अगर हम बात करें कि हाड़ौती का पठार जो है वो कहाँ रहता है, तो ये रह जाता है आपके दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और मालवा ग्वालियर का पठार जो है वो रह जाता है आपके किधर? एमपी में रह जाता है भाई, उत्तर के साइड में रह जाता है एमपी में। अगर हम बात करें रुहेलखंड का पठार तो ये रह जाता है आपके यूपी में। एक गंगा नदी आती है, एक यमुना नदी आती है, तो गंगा और यमुना के बीच में जो पठार है उसको बोला जाता है रुहेलखंड का पठार। फिर ये वाला जो है वो यूपी में भी है और प्लस एमपी में भी है, तो यूपी और एमपी दोनों की सीमा पर है। ये वाला रह जाता है आपके एमपी प्लस छत्तीसगढ़ रह जाता है। ठीक है, बघेलखंड का पठार एमपी और छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस प्रकार से इनके प्रादेशिक विभाजन है। अगर इनके मुख्य नदी की बात करते हैं तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है, जानापाव की पहाड़ियों से ये ग्वालियर, ग्वालियर से हाड़ौती का पठार, फिर रुहेलखंड, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए इसमें एक नदी चलती है यमुना, इसमें मिल जाती है, और यमुना आगे चलती है किसके अंदर? ये यमुना चलती है आगे गंगा में, ऐसे करके ये पूरे में मिल जाती है। आपको इस पठार की मुख्य नदी याद रखनी है और उस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो बीएड के लिए जानी जाती है और इसके प्रवाह क्षेत्र में जो है वो लाल काली मिट्टी देखने को मिलती है भाई। ठीक है, तो आप इनको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्लास यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और ये आपको कंटेंट कैसा लग रहा है इसके बारे में अगर आपको अच्छा लगा, आपके ये जानकारी उपयोग में रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी कोई शंका, समाधान या कोई प्रशंसा सूचक कोई शब्द है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं आप। धन्यवाद।